हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी लेक्चर देख रहे हो आप ये स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाले पार्ट में कवर करना चाहता हूँ जो टेक्निकल हैं या आपको वापस से सुनना पड़ेगा स्टार्ट करो उसके पहले। तो मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एचओएफ वाला टॉपिक नहीं पिक किया क्योंकि दैट इज वेरी ऑर्डिनरी। वो सब आप कर सकते हो, तो सुनना भी क्यों है दोबारा। अब बात करते हैं इस चैप्टर में जो हम काम की चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि लिमिटेड लाइबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है, क्यों बनाते हैं, सब हम अच्छे से जानते हैं। काम के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल पहले फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। द वन टॉपिक विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इज एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत काम के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी होने की वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स की और परपेचुअल सक्सेशन है। आगे एक्ट कौन सा? एलएलपी एक्ट। लास्ट में वर्ड यूज करना पड़ेगा एलएलपी। एलएलपी का चार्टर डॉक्यूमेंट क्या? एलएलपी एग्रीमेंट। मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। पार्टनर्स 5 हो तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पांचों के पांचों नॉर्मल पार्टनर हो नहीं चलेगा, मिनिमम 2 होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, ये बात हमने उस वक्त भी की थी। नॉर्मली इसको ऐसा समझ लें, वो पार्टनर्स जो सारे कंप्लायंस के लिए फाइनली रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये मेजर डिफरेंस है इन द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस। वो मेजरली या ऐसा बोल दें होता है केवल और केवल डीपी का। 2 पार्टनर होने चाहिए डीपी, मिनिमम एक उसमें से होना चाहिए इंडिया का रेसिडेंट। इंडियन रेसिडेंट मींस लास्ट ईयर 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा हो। क्या एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है? एलएलपी एक्ट कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना तो कंपलसरी है, लेकिन ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। ऑडिट तभी करवाना है जब आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, लाइक 40 लाख से ज्यादा, और आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, दैट इज ₹25 लाख। इनमें से एक भी हो जाए, आपका ऑडिट इज कंपलसरी। नेक्स्ट आगे पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे आपके एलएलपी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ऑब्वियस है, बाय अपॉइंटिंग अ कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर। एक फर्म कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, एक अनलिस्टेड कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, और एक एलएलपी भी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। कॉन्सिडेंटली हमने कन्वर्जन वाले चैप्टर में एलएलपी का कंपनी में कन्वर्जन पढ़ा है। नेक्स्ट लास्ट इस पेज पर जो लिखा है, एलएलपी वाइंड अप केवल और केवल कैसे होगी? चाहे वॉलेंट्री हो या ट्रिब्यूनल करे, पर अल्टीमेटली एलएलपी वाइंड अप होगी एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। बट यहां कंफ्यूजन ही होता है कि सर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं, वो लिखा है कि लिक्विडेशन वाइंड अप का डिसीजन देने वाला होगा ट्रिब्यूनल। कौन सा ट्रिब्यूनल? दैट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट। और वो कौन सा ट्रिब्यूनल होता है? दैट इज एनसीएल। आगे आते हैं लास्ट डिस्कशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है, किस पर? एलएलपी पर। कंपनीज एक्ट के किन्हीं भी प्रोविजंस को विद सुटेबल मॉडिफिकेशन, सुटेबल एडजस्टमेंट्स एलएलपी पर अप्लाई कर सकती है। लाइक वो बोल सकते हैं ना कि आपको भी साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी कंपलसरी है। अब वहां बोर्ड तो नहीं होगा, वहां डायरेक्टर्स तो नहीं, फिर यहां क्या होंगे? पार्टनर्स। तो वर्ड बदल दिए जाएंगे, मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, लेकिन वो प्रोविजन अप्लाई किए जा सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस की बात मैं करना नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली आता हूं डिसएडवांटेजेस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है काम के। क्या मेजर डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज, क्या एलएलपी आईपीओ ला सकती है? तो इंडिया में कंपनी को छोड़कर, और वो भी केवल पब्लिक कंपनी, कोई आईपीओ नहीं ला सकता। तो आप पब्लिक का पैसा पब्लिक ऑफर के थ्रू नहीं ला सकते, इवन इन केस ऑफ एलएलपी। पॉइंट नंबर 2, राइट ऑफ पार्टनर। एलएलपी का एक एडवांटेज होता है बहुत अच्छा, वो ये रहा, फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट। एलएलपी किसके थ्रू चलती है? एग्रीमेंट के थ्रू, दैट इज एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए? एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बढ़िया बात है वहां कि आप जैसा चाहें एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। इट्स योर विश कि आप किस तरह से एलएलपी एग्रीमेंट बनाना चाहते हो, इट इज टोटली फ्लेक्सिबल।
आप जैसी कंडीशन लगाना चाहते हैं एलएलपी एग्रीमेंट में रख सकते हैं, सब्जेक्ट टू एलएलपी एक्ट ओवरराइड नहीं होना चाहिए. So by taking into consideration the provisions of LLP Act, आप किसी भी तरह से फ्लेक्सिबल LLP एग्रीमेंट बना सकते हैं. तो ये बढ़िया एडवांटेज है. रेस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनीज एक्ट जैसा मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने वाला, वहां रेस्ट्रिक्टेड तरीका है मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने का, या फ्लेक्सिबल है. लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी से डिसएडवांटेज आता है कि भी पार्टनर्स अपने अकॉर्डिंग एग्रीमेंट बनाएंगे, तो फिर वो पार्टनर्स जो ज्यादा समझदार नहीं है, जो ज्यादा अवेयर नहीं है, उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, अफेक्ट. सम लेसर पार्टनर में फील कॉम्प्रोमाइज अगर हायर परसेंटेज होल्डर अपने बिजनेस को कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना चाहें, क्योंकि यहां वन वोट पर शेयर सिस्टम थोड़ी है. ये कहां रहता है, कंपनी में, कि एक शेयर पर एक वोट. यहां तो पार्टनर्स हैं, मेजोरिटी पार्टनर्स जिस डायरेक्शन में चलाना चाहें, अगर वो चलाना चाहेंगे, एग्रीमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो वो चला सकते हैं. तो एग्रीमेंट अगर फ्लेक्सिबिलिटी तो है एलएलपी के एग्रीमेंट में, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कुछ पार्टनर्स के साथ कुछ इंटरेस्ट उनके कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, एलएलपी को भी ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करनी होगी. क्या कंपनी को करनी होती है? यस. और जैसे कंपनी को अपना कोई भी काम करना है तो कुछ फॉर्म, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है. अब आप तो आपके पास हर चीज की लिस्ट है, पत्ता भी मिलता है, उधर एक फॉर्म फाइल होता है. वैसे एलएलपी में कुछ भी चेंजेस करोगे, कुछ भी करना है, फर्स्ट यू नीड टू आस्क फ्रॉम आरओसी. हर साल आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी को सबमिट करना है. एक है एलएलपी 8 और एक है फॉर्म 11. यही है ना, दो फॉर्म, एक फॉर्म 8 और एक फॉर्म 11. फॉर्म 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग, फॉर्म 11 है एनुअल रिटर्न, दोनों फाइल करना है. अब एलएलपी को अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी करनी है, हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल भी करना है. एंड वंस यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी, इट बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनीबडी कैन इंस्पेक्ट बाय पेइंग अ नॉमिनल फीस. ये सब जानते हो आप. तो एलएलपी की इंफॉर्मेशंस पब्लिकली डिस्क्लोज होती हैं, तो आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रख पाओगे. नेक्स्ट, एलएलपी फॉर्म करने की एक लिमिटेशन है कि मिनिमम 2 चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिनमें से एक होना चाहिए रेसिडेंट. इसका मतलब समझो कि आप अगर चाहते हो दोनों पार्टनर इंडिया के बाहर के लाना, इनके थ्रू एलएलपी नहीं बना सकते. मिनिमम एक पार्टनर तो आपको रखा होगा. रीजन है, जब लाइबिलिटी लिमिटेड है, हम चाहते हैं एक बंदा यहाँ का हो जिसको पकड़ लें. कंपनी में भी एक डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए ना, रेसिडेंट, जैसे यहाँ भी. पर कंपनी में सारे शेयर होल्डर फॉरेन के हो सकते हैं, एक शेयर होल्डर रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है. पर यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ शेयर होल्डर और डायरेक्टर अलग अलग नहीं है, यहाँ तो केवल पार्टनर ही है, तो फिर वो पार्टनर ही रेसिडेंट होना जरूरी है. एक नेक्स्ट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. ये आप जानते हो, हर नॉन कंप्लायंस पर एलएलपी में पेनल्टी है. हर नॉन कंप्लायंस पर 100 रुपी पर डे पर फॉर्म की पेनल्टी होती है. फॉर्म 8, फॉर्म 11 नहीं भरोगे टाइम पर, 100 रुपी पर डे पर फॉर्म की पेनल्टी, जिसको मैंने पढ़ाते टाइम कहा था कि मैं इसे पेनल्टी नहीं मानता, मतलब इसे डिसएडवांटेज नहीं मानता. नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी ना, बट यस यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज के नाम पर लिखा है. बस बड़ा डिसएडवांटेज है जो मुझे भी लगता है प्रैक्टिकली, कि 100 रुपए पर डे पर फॉर्म की लिमिट को एक मॉनिटरी लिमिट तो कर देनी चाहिए कि 5,000 से ज्यादा नहीं लगाएंगे, 50,000 से ज्यादा नहीं लगाएंगे. तो जितने दिन डिले कर रहे हो उतना आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट, एलएलपी में एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. क्यों? एलएलपी को वाइंड अप नहीं कर सकते, स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं. लेकिन अगर एलएलपी ने एनुअल फाइलिंग में नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, तो जब तक वो नॉन कंप्लायंस गुड नहीं कर लेते, आपकी एलएलपी का वाइंडिंग अप, स्ट्राइक ऑफ पॉसिबल नहीं है. ये बड़ा डिसएडवांटेज है. एलएलपी फॉरेन से लोन नहीं ला सकती, ईसीबी इज नॉट अलाउड. ईसीबी जब अलाउ ही नहीं है, तो इवन आपका पार्टनर है कोई फॉरेन का, अच्छा एलएलपी में फॉरेन का पार्टनर तो बन सकता है, मिनिमम एक पार्टनर रेसिडेंट चाहिए, बाकी नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं. अब वो पार्टनर अगर पैसा लोन के फॉर्म में आपको देना चाहता है, नहीं दे सकता, ईसीबी इज नॉट अलाउड. फॉरेन का हर लोन ईसीबी कहलाता है, नॉट अलाउड. फॉरेन का कोलैबोरेटर है, फॉरेन का पार्टनर है, वो पैसा देना चाहता है लोन के नाम पर, नहीं दे सकता. केवल किसके नाम पर ला पाएगा? इक्विटी के, कैपिटल के नाम पर. उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि क्या एलएलपी में एफडीआई अलाउड है? क्या एलएलपी में एफडीआई अलाउड है? दो कंडीशन है. एलएलपी में एफडीआई तब ही अलाउ है जब एलएलपी उस सेक्टर में काम करती है जिस सेक्टर में इंडिया में 100% एफडीआई अलाउड है.
केवल उसी सेक्टर की एलएलपी एफडीआई ला सकती है जिसमें इंडिया में 100% एफडीआई अलाउड है, और वो भी 100% एफडीआई भी कौन से रूट से अलाउ होना चाहिए? ऑटोमेटिक से। अब इतनी बातें फेमा और सब पढ़ने के बाद आप जानते होंगे एफडीआई लाने के दो रूट हैं, गवर्नमेंट से पूछकर या उनको केवल बताकर। तो ऑटोमेटिक रूट बताकर, पूछकर अप्रूवल रूट। तो वो भी पॉइंट है। पॉइंट ये है एलएलपी केवल तभी एफडीआई ला सकती है व्हेन द एलएलपी बिलोंग्स टू दैट सेक्टर इन विच 100% एफडीआई अलाउड फ्रॉम ऑटोमेटिक रूट। तो जिन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई अलाउड है, केवल उसी सेक्टर के एलएलपी क्या ला सकती है? एफडीआई। वो भी गवर्नमेंट से पूछकर। सर फिर कंफ्यूजन होता है इस लाइन में जाके। अभी तो आपने ऑटोमेटिक कहा था, अब आप अप्रूवल की बात कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अगर ये सेक्टर की कोई कंपनी होती और वो एफडीआई ला रही होती तो ऑटोमेटिक रूप से ले आती, लेकिन अगर इसी सेक्टर में एफडीआई किसको लाना है? एलएलपी को। तो क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो कंडीशन ऐसी है कि पहले तो कौन ला सकता है? बोले उस सेक्टर की एलएलपी ला सकती है, लाइक एफएमसीजी सेक्टर, रिटेल सेक्टर। वो सेक्टर की एफडीआई ला सकती है, वो सेक्टर की एलएलपी एफडीआई ला सकती है जिस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है अप्रूवल ऑटोमेटिक रूट से। और एलएलपी को लाना है तो इसके बिना अगर कोई और सेक्टर है तो ला ही नहीं सकती, इस सेक्टर में भी लाना है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये कहां लिखा है? ये रहा ना। फर्दर पॉइंट नंबर 4 में ही वो इंक्लूड हो गया गलती से। फर्दर एफडीआई इज अलाउड थ्रू गवर्नमेंट रूट, वो भी तब जब आप उस सेक्टर को बिलोंग करते हो जिसमें 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। तो आप देखो एलएलपी में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है फंडिंग को लेके। पब्लिक से पैसा ला नहीं सकते, बाहर से लोन ला नहीं सकते, बाहर से एफडीआई भी नहीं ला सकते जब तक 100% एफडीआई आपके सेक्टर में अलाउ नहीं है। ये बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस हैं एलएलपी के। चलिए आगे आते हैं। हाउ टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। एलएलपी कैसे बनती है? अच्छा, एलएलपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वो टाइम पास आई डोंट थिंक कि आपको करना है। कौन पार्टनर बन सकता है? एलएलपी का पार्टनर को इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन केवल ये है कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो चलेगा, अब पैसा आ गया उसके बाद। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। वो इंसॉल्वेंट जिसने अपनी लाइबिलिटी चुका दी हो उसके बाद बन सकते हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता है पार्टनर। और दूसरा वो इंसॉल्वेंट जो अभी इंसॉल्वेंसी जिसकी चल रही है, एडजुडिकेशन चल रहा है, इंसॉल्वेंसी फाइनल नहीं हुई है, ऑर्डर इज पेंडिंग। इसका मतलब है पॉइंट नंबर 2 और 3 का मतलब है जब तुम्हारी इंसॉल्वेंसी चल रही है, जब तुम्हारी इंसॉल्वेंसी फाइनल हो गई और जब तुम अभी पैसे चुका ही रहे हो, तब तक तुम पार्टनर नहीं बन सकते। चुका दो, उसके बाद पार्टनर बन जाना। उसके पहले क्यों नई लाइबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो? पैसा आया कहां से तुम्हारे पास? पहले दूसरों को तो चुका दो। कैपिटल कहां से लाओगे लगाने के लिए? नहीं बन सकते। कितने पार्टनर चाहिए? मिनिमम 2। पर मिनिमम 2 तो कौन चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये प्रोविजन अब आप कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके होंगे कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन से कम रहेगा और 6 महीने से ज्यादा कंपनी चल गई तो बचे हुए लोगों की लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। वैसे यहां भी प्रोविजन है, मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। अगर एक पार्टनर छोड़ गया और दूसरे पार्टनर ने उसके बावजूद बिजनेस चलाया 6 महीने से ज्यादा, तो इस दौरान जितनी भी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वो बचे हुए पार्टनर के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएंगी। उन लाइबिलिटीज के लिए वो पार्टनर ही होल सोल क्या रहेगा? पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने चाहिए? मिनिमम 2, जिनमें से एक हो रेसिडेंट। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्रोविजन। क्या बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है एलएलपी में? बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। तो सपोज करो एक एलएलपी के 4 पार्टनर है, चारों की चारों कंपनियां हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। चारों ने मिलकर एक एलएलपी बनाई, चारों की 25-25% पार्टनरशिप है। अब बताओ डीपी कौन? अब डीपी केवल कौन हो सकता है? ध्यान रखना, डीपी केवल इंडिविजुअल को बनाओगे। जैसे कंपनी में डायरेक्टर चाहिए, बहुत बढ़िया मयूर, डीपी केवल इंडिविजुअल हो सकता है। अब क्या करोगे? तो या तो तुम 2 अलग से डीपी अपॉइंट करो, पर फिर वो पार्टनरशिप भी लेंगे। नहीं चाहते तो तुम ही अपने 2 नॉमिनी अपॉइंट करो। बहुत बढ़िया आकांक्ष, 2 नॉमिनी अपॉइंट करो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत शिद्दत के साथ, मैं नहीं, सब लोग बहुत शिद्दत के साथ रिवीजन करवा रहे हैं। इतने अच्छे प्लान के साथ, सब कुछ प्री डिसाइड करके, सब कुछ अच्छे से। अगर आप इतना सा रूटीन फॉलो कर लो कि जिस चीज का रिवीजन है उसको पहले पढ़ लो, तो मैं कह रहा हूं क्लास के रिवीजन के बाद चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाना है आपको।
मजा तभी आएगा। बहुत प्लान्ड वे में रिवीजन चल रहे हैं। ये कितने दिन तक चलेंगे हमारे अकॉर्डिंग, तो हमको तो पूरा करना है, बट जितने दिन तक आप लोग इसका फायदा उठाना चाहते हो, बहुत प्लान्ड वे में चल रहे हैं। हमेशा ट्राई करना, पढ़ के ही आना, तो यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि हाँ सब रिकॉल हो गया, चीजें फ्रीज हो गई। और लास्ट में फिर हर चैप्टर में इससे, क्योंकि एफएम में तो क्वेश्चंस के साथ साथ ही डाउट खत्म हो जाते हैं, अब यहाँ डाउट्स कब करेंगे, जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा उसके बाद लास्ट में केवल डाउट्स ही रखूंगा कि आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की कहानी सेम है कि मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल होने चाहिए। लेकिन अगर सारे ही लोग बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गए तो दो, या तो वो डीपी अलग से अपॉइंट करें या अपने नॉमिनी अपॉइंट करें जो इंडिविजुअल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी? एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस क्या? 2 स्टेप है, नेम अप्रूवल एंड देन इनकॉर्पोरेशन। नेम अप्रूवल के लिए क्या है? टैक्स का रिवीजन कब होगा बेटा? सिक्योरिटी लॉ का भी होना है रिवीजन, तो आईपीआर का भी होना है रिवीजन, तो पर आप जानते हो ना 20 तारीख तक किसका करना है? फर्स्ट ग्रुप का। तो फर्स्ट ग्रुप के रिवीजन चलेंगे, जैसे ये खत्म होंगे सेकंड ग्रुप के स्टार्ट करेंगे, तो टैक्स का रिवीजन तभी चालू होगा, हमने ही रोक रखा है ना, उसके लिए गुड इनफ टाइम इज देयर। हाँ, तो जैसे वहां होता है रन और स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो, यहाँ स्पाइस और अजाइल तो नहीं है, यहाँ एक ही फॉर्म है, फिलिप फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और नेम के लिए यहां भी है रन, पर उसका पूरा नाम है रन एलएलपी। तो पहली स्टेप है रन एलएलपी। अच्छा, यहां भी किसके पास फाइल होंगे ये फॉर्म? ना, हु इज द ऑथोरिटी फॉर द एलएलपी? आरओसी। बट हु इज द ऑथोरिटी टू इनकॉर्पोरेट? सीआरसी। तो एलएलपी हो या कंपनी हो, इनकॉर्पोरेशन तक तो काम कहां से होंगे? सीआरसी से। नेम अप्रूवल इनकॉर्पोरेशन सीआरसी, बाद में हैंड ओवर किसको करेंगे? आरओसी को। अब प्रथमेश का डाउट है एलएलपी 3 भी तो आता है, हाँ तो वो लास्ट में आएगा, पहले फिलिप, सॉरी पहले नेम अप्रूवल के लिए रन, उसके बाद फिलिप, फिर जब इनकॉर्पोरेशन हो जाए तब एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करेंगे, दैट इज एलएलपी 3। आप चाहें तो इनकॉर्पोरेशन के साथ ही एलएलपी 3 जमा करा दें, या 30 दिन बाद तक भी आपके पास टाइम है, विद इन 30 डेज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 तो अब आपको बच्चों जैसी बात लगती होगी, पहले लगती थी बड़ी बात, अब तो बच्चों जैसी बात है। तो ऑब्वियस है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए भी क्या चाहिए? डीपिन। और वो क्या होता है? डिन। तो डीपिन एंड डिन इज वन एंड सेम थिंग। तो दोज हु वांट टू बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द कंपनी मस्ट हैव डिन। तो बेटा डिन लेना है। डिन अगर नहीं है तो कैसे लो? अब तो आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके DIR3, बट याद करो फिलिप के थ्रू भी तो DIR3 हट जाएगा, फिलिप के थ्रू भी तो डिन मिल सकता है। 5 लोगों को फिलिप के थ्रू भी डिन मिल जाएंगे। बट अगर 6 बनने हैं, 6 के पास ही नहीं है, 6 को डीपी बनना है, 5 के फिलिप से ले लेना, 1 के पहले DIR3 के थ्रू ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्या एक बात में देखता हूं आपको कितना रिकॉल हो रहा है, क्या रन में डीएससी लगती है किसी की? रन 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 में डीएससी नहीं लग। डिजिटल सिग्नेचर इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म्स में लगेगा, कंपनी में सब्सक्राइबर और डायरेक्टर्स का लगता है, एलएलपी में पार्टनर्स का लगेगा, सारे पार्टनर्स का डीएससी लगेगा। अब क्या डीएससी समझते हो? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डीएससी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डीएससी अभी लगेगी सब फिलिप के साथ में। तो ये बताओ क्या समझ में आता है डीएससी क्या होती है? तो एक साइन है जो डिजिटल फॉर्म में है, पेन ड्राइव जैसी एक चीज में, है ना, जो एक अथॉरिटीज कुछ हमारे लिए बनाती हैं। तो पहले डिन के पहले क्या लेना पड़ता है? डीएससी, फिर डिन बनेगा। फिर अब आप आगे बढ़े, फिलिप के पहले क्या है? अरे ना बेटा फिलिप पर, उसके पहले हमें पढ़ना है रन एलएलपी। तो रन एलएलपी में कोई डीएससी नहीं लगता है। रन एलएलपी में क्या होता है? रन एलएलपी नाम रिजर्व करवाने का एक फॉर्म है, वेब बेस्ड फॉर्म है, मतलब डाउनलोडेबल फॉर्म नहीं है, इट इज वेब बेस्ड, एमसीए पर अवेलेबल है। कितने नाम दे सकते हो? वही 2 नाम। साथ में बताना है एलएलपी का नाम क्या देना चाहते हो, ऑब्जेक्ट क्या रखना चाहते हो, ये डिटेल आप एलएलपी के रन के साथ जमा करा दें। या तो एक्सेप्ट होगा नाम या रिजेक्ट होगा। क्या पहली बार में ही रिजेक्ट कर देते हैं? तो याद करो पहली बार में रिजेक्शन नहीं आता, पहली बार में अगर नाम अप्रूव नहीं हुआ तो क्या आता है? रीसबमिशन। एक बार रीसबमिट वापस कर सकते हो, फिर भी अप्रूव नहीं हुआ तो फिर फॉर्म रिजेक्ट, अब की बार तो नया फॉर्म वापस से चालान के साथ भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हो, वंस द नेम इज अप्रूव्ड अब आप इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेम अप्रूवल लेटर हमें मिल जाता है, हम एप्लीकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं।
क्या करना है एप्लीकेशन में? अब एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट फाइल करने हों, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट। हाँ, रन के लिए आप रूल समझ लें, 3 चीजों से नाम मैच नहीं होना चाहिए भैया, एग्जिस्टिंग एलएलपी, एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क, ये तीनों चीजें चेक करनी, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या चाहिए बताओगे क्या? इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या चाहिए बताओगे क्या? एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो बात समझ लेते हैं। कितने दिन का समय होगा एलएलपी बनाने के लिए कंपनी में? 20 दिन। तो सीधे 60 डेज फ्रॉम रिसीविंग ऑफ नेम अप्रूवल लेटर आपको इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फाइल करना है, दैट इज फिलिप अलोंग विद द फीस। इस दिनों में आपको क्या करना है? ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपको बच्चों जैसी बात लगती होगी। देखो, 2 डॉक्यूमेंट याद रख लो बेसिकली, एक तो पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट और एक रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट। पहले पार्टनर के देख लेते हैं। देखो यहाँ सब्सक्राइबर शीट, क्या होगी सब्सक्राइबर शीट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सब्सक्राइबर शीट क्या बोल बात कर रहे हो यार? शीट बनेगी, कौन कौन से लोग पार्टनर बनना चाहते हैं, उनके नेम, एड्रेस और कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हाँ ना? सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग देयर कंसेंट। अगर डिन नहीं है पार्टनर्स के पास तो उनके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगेंगे। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए क्या? अगर डिन है तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास है। तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड इफ दे ऑलरेडी हैव डिन, बट इफ इट ऑलरेडी दे डोंट हैव द डिन, तो फिर आप फिलिप में अप्लाई करना कि डिन है, नहीं है, यहीं से चाहिए, तो फिर इन डीपी के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ भी आपको साथ में अटैच करने। तीसरी चीज, ये तो कंपनी में भी होती है तो यहां भी होगी, याद करो, कंपनी में इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करना पड़ता है फर्स्ट डायरेक्टर्स को, कि कौन कौन सी दूसरी एलएलपी या कंपनियों में डायरेक्टर या पार्टनर हैं। प्रथमेश कंसेंट मतलब वी आर रेडी टू बिकम द पार्टनर एंड रेडी टू टेक सो मच कैपिटल इन अवर नेम, इज कंसेंट। सो डिटेल ऑफ एलएलपी और कंपनी जिसमें वो पार्टनर क्या है, डायरेक्टर या पार्टनर, तो किसी और एलएलपी में पार्टनर हो उसकी डिटेल, किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ती है। सेम डिस्क्लोजर कहां होता है? स्पाइस प्लस के साथ जब आप कंपनी बनाते हो, इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। तो ये तीनों पॉइंट तो किससे रिलेटेड हो गए? पार्टनर से। ऊपर के तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड है? एड्रेस से। रटी हुई है आपको ये चीजें, ऑफिस एड्रेस का प्रूफ मींस रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड से ली हुई एनओसी और यूटिलिटी बिल की कॉपी, खत्म। ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। एक डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर करना है, वो आप जानते हो, एलएलपी एग्रीमेंट, उसकी बात अभी पॉइंट नंबर 5 में करेंगे। इसके ऊपर की कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नेम रिजर्व हुआ तो अब फिलिप भरना है, फिलिप के साथ में सब लोगों के डीएससी लगेंगे, ये सारे फॉर्म साथ में अटैच होंगे। सब कुछ सही हुआ तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी, अदरवाइज रीसबमिशन का मौका मिलेगा कि वापस से डॉक्यूमेंट सबमिट करो। इफ एवरीथिंग इज राइट एंड आरओसी इज जस्टिफाई, आरओसी इज सेटिस्फाइड मीन सीआरसी, देन आपकी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया। तो यहां मेजर क्या है? टिन, डीएससी, फिलिप, सॉरी रन और फिलिप। लास्ट स्टेप क्या? प्रिपेयर द एलएलपी एग्रीमेंट। क्या ऑप्शन है क्या फिलिप के साथ में एलएलपी 3 सबमिट करने का? हाँ। और दूसरा ऑप्शन क्या है? पहले एलएलपी बना लो, फिर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी आप एलएलपी 3, एलएलपी एग्रीमेंट हमेशा किसके साथ जाएगा? एलएलपी 3 के साथ। तो क्या एलएलपी 3 ही एलएलपी एग्रीमेंट है? नहीं, एलएलपी 3 तो फॉर्म है, एग्रीमेंट तो साथ में पीडीएफ में अटैच होगा। एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनेगा? एलएलपी एग्रीमेंट एक अंडरस्टैंडिंग है अमंग द पार्टनर्स, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है। पहले आप एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें, फिर एलएलपी एग्रीमेंट को प्रिंट करें, किस पर? स्टैम्प पर। स्टैम्प कितने के लगेंगे? डिपेंडिंग करता है आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है और आप कौन सी स्टेट में बना रहे हो। डिपेंडिंग ऑन दिस स्टैम्प लाओ, उस स्टैम्प पर इस एग्रीमेंट को प्रिंट करवाओ, फिर साइन कौन करेगा? सारे पार्टनर्स, फिर उसकी करवाना नोटरी। अब ये एलएलपी एग्रीमेंट साथ में लगाना एलएलपी 3 के।
आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी एग्रीमेंट हैज टू बी ड्राफ्टेड इन अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एक्ट, और ये फाइल करना है इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में। आपको फॉर्म 3 के साथ ये एलएलपी एग्रीमेंट अटैच करके सबमिट करना है। जब ये एलएलपी 3 अप्रूव होगा तब जाकर इनकॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट होगी। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है मैं नहीं पढ़ाना चाहता, बट एलएलपी एग्रीमेंट प्रिपेयर कैसे होता है ये मैंने अभी अभी ऊपर पढ़ा दिया, वही यहां नीचे लिखा हो। ठीक। आई एम नॉट श्योर कि एग्जाम में आए एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट क्या है। आई एम नॉट श्योर कि ये एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट एग्जाम में आए। अदरवाइज आप जानते हो एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट? वही जो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट होते हैं। टीपी कौन होंगे, एलएलपी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, बिजनेस क्या करेगी, कैपिटल कितनी, कौन कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आपस में राइट्स ऑब्लिगेशंस क्या है, नया पार्टनर एडमिट कैसे होगा, रिटायर कैसे होगा, एग्जिट कैसे लेंगे, किसी पार्टनर को एक्सपेल कैसे कर सकते हैं, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट कितना, बैंक अकाउंट कौन हैंडल करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स की मीटिंग्स कैसे होंगी, एक पार्टनर की वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ तो इंडेमनीफाई कैसे होगा, आपस में झगड़े हो गए तो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कैसे होंगे, वाइंड अप कैसे करेंगे, ये सारी चीजें एलएलपी एग्रीमेंट में लिखी रहती है। एलएलपी एग्रीमेंट के लिए खास बात यह है कि दिस इज देयर इज टोटली फ्रीडम अवेलेबल टू द पार्टनर्स टू ड्राफ्ट द एलएलपी एग्रीमेंट, जस्ट नीड टू इंश्योर दैट एग्रीमेंट डू नॉट वायलेट द एलएलपी एक्ट। टोटल फ्रीडम है। अब आते हैं मुद्दे की बातों पर जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब जो मेन मेन एग्जाम के काम के क्वेश्चन है, पहला एलएलपी की प्रॉब्लम्स, दूसरा एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस, और तीसरे टॉपिक अब यहां से ये एग्जाम के काम के क्वेश्चंस हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहला टॉपिक एलएलपी एग्रीमेंट का ऑल्टरेशन। मुझे बताओ एलएलपी एग्रीमेंट ऑल्टर क्यों होगा? ऊपर लिखी हुई कोई भी चीज में अगर चेंज करना हो, अरे इवन एड्रेस छोड़ो, नाम छोड़ो, अगर पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, नया आ रहा है, हर जगह एलएलपी एग्रीमेंट ऑल्टर हो। कुछ भी चेंज हो एलएलपी एग्रीमेंट ऑल्टर होगा। एलएलपी एग्रीमेंट कुछ स्पेसिफिक रीजन से जब ऑल्टर होगा तो उसकी पूरी डिटेल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल बात कर लें कि ऑर्डिनरीली जब एलएलपी एग्रीमेंट ऑल्टर करना है तो प्रोसेस क्या होगी? कुछ नहीं। एलएलपी एग्रीमेंट जब भी ऑल्टर करना है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? सप्लीमेंट्री डीड, सप्लीमेंट्री एलएलपी एग्रीमेंट। मुझे बताओ क्या वापस से नया एग्रीमेंट पूरा बनाओगे? तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? केवल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाते हो। इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल में क्या चेंज कर रहे हैं, ओरिजिनल में क्या चेंज कर रहे हैं, केवल वो करते हैं। तो ओरिजिनल में जो चेंजेस हैं केवल वही दिखाना है, तो ओरिजिनल जैसा रहेगा। हम बता देंगे कि ये जो ओरिजिनल में ये पॉइंट लिखा हुआ था इसको इस तरह से ऑल्टर कर रहे हैं। पहले हमारे रेशियो 30 थे, हम 4 हो गए तो 25 25 25 25 हो गए। पहले हमारे ऑब्लिगेशन ये थे, अब ये चेंज कर रहे हैं। बैंक अकाउंट पहले ए हैंडल करता था, बी हैंडल करेगा, अब यही चेंज करना है मान लो, तो केवल यही लिखेंगे ना कि नाउ ऑनवर्ड्स द बी विल हैंडल ऑल द बुक बैंक अकाउंट। उसके लिए पूरा एग्रीमेंट ऑल्टर नहीं करना, केवल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाना है। तो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट क्या होता है? उसमें लिखा जाता है कि दिस एग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन दिस एंड दिस पार्टनर्स ऑफ दिस एंड दिस एलएलपी टू ऑल्टर द ओरिजिनल एलएलपी एग्रीमेंट बाय द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। तो वो लिख दोगे कि उस एलएलपी एग्रीमेंट में जो ये प्रोविजन लिखा हुआ है उसको आज से ऐसा कर रहा है। तो एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में केवल चेंज लिखा रहता है। क्लियर? इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। जब भी आप एग्रीमेंट ऑल्टर करोगे बाय एनी ऑफ द रीजन तो आपको फिर से क्या भरना पड़ेगा? एलएलपी 3, और साथ में सबमिट करनी पड़ेंगी दो चीजें, ओरिजिनल एलएलपी एग्रीमेंट और सप्लीमेंट्री। इज दिस क्लियर?
एलएलपी एग्रीमेंट यस चार्टर डॉक्यूमेंट है एलएलपी का, जैसे कि मेमोरेंडम होता है और आर्टिकल होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इसी में लिखी है एलएलपी की सारी स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द एलएलपी इसी में डिफाइंड होता है, एज वेल एज राइट्स ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर यही डिफाइंड होता है। कैसे करोगे ऑल्टर, मुझे बताओ किसकी परमिशन लेकर एलएलपी एग्रीमेंट ऑल्टर होगा? पार्टनर्स की। सो ऑल्टरिंग द एग्रीमेंट कैन बी डन बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द रिवीजन इन द एलएलपी एग्रीमेंट। कौन पास करेगा रिजोल्यूशन? पार्टनर्स। नंबर 2, और फिर क्या करना है? फॉर्म 3 फाइल करना है अमेंडमेंट से 30 दिन में। फॉर्म 3 के साथ के अटैचमेंट क्या होंगे? इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट, सप्लीमेंट। ऑप्शनल अटैचमेंट तो ठीक है, कि किसी भी रीजन से अग्रीमेंट ऑल्टर हो ये तो करना ही करना है। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रीजन की वजह से किए जाने वाले ऑल्टरेशन। पहला पॉइंट, क्या चेंज हो रहा है? चेंज इन पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर। चेंज इन पार्टनर दो तरह से हो सकता है, या तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो ज्यादा प्रोसेस ज्यादा डॉक्यूमेंट तब बनेंगे जब नया एडमिट हो रहा है। आप बताओ, नया पार्टनर एडमिट करोगे क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके? आपने जब फिलिप भरा था तब पहले पार्टनर के क्या लगाए थे? उनकी कंसेंट, उनके दूसरी जगह इंटरेस्ट, हाँ या ना? वो यहां भी चाहिए होंगे। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो प्रूफ ऑफ सेसेशन। रिटायर होने का प्रूफ क्या होता है? डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट, और अगर जिंदा है और रिजाइन किया है तो रेजिग्नेशन लेटर। चेंज इन पार्टनर के लिए फॉर्म कौन सा प्रिस्क्राइब्ड है? फॉर्म 4। चेंज इन पार्टनर के लिए प्रिस्क्राइब्ड है फॉर्म 4। तो फॉर्म 3 नहीं है क्या? वो तो एलएलपी एग्रीमेंट ऑल्टर होगा। नया पार्टनर रिटायर हो रहा है, पुराना एग्जिस्टिंग रिटायर हो रहा है, नया आ रहा है, क्या एलएलपी एग्रीमेंट अमेंड होगा? हाँ, तो एलएलपी 3 तो फाइल होगा ही। पर पहले हम किसकी बात करें? एलएलपी 4 की, फॉर्म 4 की। अब मैंने जब ओरिजिनली हमारी क्लास चल रही तब तो आपको कहा भी था कि ये प्रोसेस लिखो। जैसे एग्जाम में आए कि 3 पार्टनर हैं एबीसी, सी रिटायर हो रहा है और डी नया आ रहा है। अब इसकी प्रोसेस बताओ क्या होगी? तो तो अब प्रोसेस क्या होगी? चलो वन बाय वन पढ़ लेते हैं। चलो सपोज करो आपसे रिटायरमेंट की प्रोसेस पूछे, तो आप बोलोगे सर पहले वो रेजिग्नेशन लेटर देगा, फिर हम फॉर्म 4 फाइल करेंगे। फॉर्म 4 में क्या फाइल करेंगे? जो रिटायर हो रहा है उसकी डिटेल और उसके प्रूफ ऑफ सेसेशन, और फिर फाइल कर देंगे फॉर्म 3 विद इनिशियल एग्रीमेंट एंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। एडमिट हो रहा हो तो क्या करोगे? उसकी कंसेंट लेंगे, पार्टनर्स का इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर, इसके थ्रू फॉर्म 4 फाइल करेंगे और फिर फाइल करेंगे फॉर्म 3, और दोनों एक साथ करने को बोल दें तो जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनेगा वो बनेगा एडमिशन कम रिटायरमेंट डीड, क्योंकि एडमिशन भी हो रहा है और रिटायर भी हो रहा है। तो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में दोनों ही चीजें हो जाएंगी, ये रिटायर हो रहा है और ये एडमिट हो रहा है। और फिर ये दोनों ही डॉक्यूमेंट एक साथ जोड़ देना, प्रूफ ऑफ सेसेशन भी और नए पार्टनर के डॉक्यूमेंट भी। तो देखो यहां क्या लिखा है कि अगर एग्रीमेंट में चेंज करना है पार्टनर्स के चेंज होने की वजह से तो फॉर्म कौन सा फाइल होगा? फॉर्म 4। बहुत कम टॉपिक्स हैं पढ़ने लायक, उन्हीं पर फोकस कर रहा हूं। डिसएडवांटेज काम का है, इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस काम किया, और अभी ऑल्ट्रेशन काम किया। मुझे ऐसा लगता है इनकॉर्पोरेशन में सब चीजें आपने इतनी बार पढ़ी हुई हैं कि मैं अभी वहां टाइम वेस्ट करता तो आपको लगता क्या ही होगा। बस दो नाम रिकॉल हो जाए बस, एक रन एलएलपी और एक फिलिप। अब फिलिप के डॉक्यूमेंट में आपको क्या ही पढ़ाऊं? फिलिप में दो ही डॉक्यूमेंट लेंगे, एक एड्रेस से रिलेटेड और एक पार्टनर से रिलेटेड। उसके बाद सब आप जानते हो। अब यहां दिमाग लगाते हैं काम का है, तो फॉर्म 4 फाइल होगा, देन फॉर्म 3 फाइल होगा। अटैचमेंट क्या होंगे फॉर्म 4 के? नहीं लगेगा आकांक्षा। देखो, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कंसेंट, एडमिट जो हो रहा है उसकी कंसेंट, जो रिटायर हो रहा है उसका एविडेंस ऑफ सेसेशन लाइक रेजिग्नेशन लेटर। ये छोड़ सकते हैं, कोई काम का नहीं है। अगर पार्टनर का नाम कभी चेंज हुआ था तो उसका एफिडेविट, अरे उसके पैन कार्ड पे कुछ और नाम है, नाम कुछ और लिख रहा है तो एफिडेविट लगाएगा मैंने इस दौरान अपना नाम
चेंज कर लिया तो इतना, ये बहुत ही वैग है, यहाँ ऐसा कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगर पार्टनर या डीपी क्या है, एक कंपनी बन सकती है क्या? हाँ, तो फिर कंपनी ने अपने यहाँ क्या पास किया होगा? रिजोल्यूशन 187 इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी। किसी एलएलपी में पैसा लगाओगे तो अपने रिजोल्यूशन पास नहीं करोगे? 185, 186, 187 ये प्रोविजंस है ना आपके लॉ। किसी कंपनी की शेयर खरीदोगे, किसी एलएलपी की शेयर की कैपिटल में पार्टिसिपेट करोगे तो अपने यहाँ रिजोल्यूशन पास ही करवाना पड़ेगा ना, टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो वहां जो आपने रिजोल्यूशन पास करवाया उसकी कॉपी। अगर पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वहाँ कौन है? एक कंपनी है, तो वो उनके यहाँ जो आपने रिजोल्यूशन पास करवाया उसकी कॉपी। मयूर याद कर, डीपी जरूरी नहीं इंडिविजुअल तो ठीक है, पर याद कर ऊपर लिखा था कि डीपी कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, तो फिर उनको अपने नॉमिनी अपॉइंट करने होंगे, याद है? उनको अपने नॉमिनी अपॉइंट करने होंगे, तो वो बन तो वही रहे हैं, नॉमिनी जरूर अपॉइंट कर देंगे एज ए डीपी। नेक्स्ट, और ये अगर वो कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन चाहिए उनकी, अगर वो कंपनी एटसेट्रा है, और अगर उन्होंने नॉमिनी अपॉइंट किया है, कोई कंपनी एटसेट्रा है नॉमिनी अपॉइंट किया, तो नॉमिनी का लेटर। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, बिल्कुल लिख लो आप, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अरे इनकॉर्पोरेशन टाइम पे भी लगाया था आपने ये। क्या होगा इसमें? किसी कंपनी में डायरेक्टर या एलएलपी में पार्टनर है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ डिस्क्लोज करना। टू फॉर्म्स आर देयर, फॉर्म 4 एंड फॉर्म 3। फॉर्म 3 क्यों फाइल करना है? सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट फाइल करने के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ नेम। क्यों करवाना पड़ सकता है नेम चेंज? दो ही रीजन होते हैं, जानते हो आप, या तो आइडेंटिटी चेंज करनी है हमको, या किसने डायरेक्शन दिया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों देंगे वो डायरेक्शन? अगर आपकी एलएलपी किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम से बन गई इनएडवर्टेंटली, गलती से, तो फिर अगर वो सामने वाला अप्लाई करे, नहीं यही एक ही बात है स्मृति, फॉर्म 3 एलएलपी 3 एक ही बात है। तो फिर अगर वो सामने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए, तो वो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे एलएलपी को कि आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम से बन गई, जस्ट चेंज योर नेम। और अगर आपने इनका डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, 5 लाख की पेनल्टी एलएलपी पर, 1 लाख की पेनल्टी पार्टनर्स पर लगाई जा सकती है ना। चेंज चाहे आप वॉलेंट्री करें या डायरेक्शन की वजह से कंपलसरीली करें, प्रोसेस सेम फॉलो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, एक एक एलएलपी को अपना नाम चेंज करने का इंस्ट्रक्शन आरडी से मिला, तो एलएलपी नाम चेंज करने की प्रोसेस फॉलो करे या आरओसी में वो आरडी का लेटर लगा दे सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हमको इंस्ट्रक्शन मिला है नाम चेंज कर दो? केवल लेटर फॉरवर्ड करना सफिशिएंट नहीं होगा, नेम चेंज की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे आपको करना हो उनको करवाना हो। ठीक? अरे ठीक है, चलिए समझते हैं अब। तो नेम चेंज की प्रोसेस क्या है? क्या नेम चेंज होने से अग्रीमेंट चेंज होगा? तो फिर से फॉर्म, अरे नेम नेम भी तो लिखा हुआ होगा अग्रीमेंट में, तो फॉर्म 3 तो पढ़ना ही है, पर यहाँ एडिशनल फॉर्म जो है दैट इज फॉर्म 5। देखो, एलएलपी में फॉर्म 102 तो अब बचे नहीं, फॉर्म 102 अब बचे नहीं। फॉर्म 1 होता था नेम का, 2 होता था इनकॉर्पोरेशन का, उसकी जगह अब आ गया रन और फिलिप। फॉर्म 3 अभी भी एग्रीमेंट की जगह है। फॉर्म 4 चेंज इन पार्टनर्स, फॉर्म 5 चेंज इन नेम। आगे आते हैं अब, प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द एलएलपी।
कैसे नेम चेंज हो? तो याद करो यार, अगेन आपको क्या भरना पड़ेगा? पहले क्या अप्रूव करवाना पड़ेगा? नेम। नेम अप्रूव करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नेम चेंज की प्रोसेस फाइल करनी फॉलो करनी होगी बाय फाइलिंग LLP 5। तो पहले तो वही LLP MCA को फाइल करे, रन फॉर्म। रन में कितने नाम दिए जा सकते हैं? 6 नहीं, 2। ये इंश्योर कर लें कि नाम किसी एग्जिस्टिंग LLP एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क से मैच नहीं होना चाहिए। ठीक। अब ये जब आप रन फाइल करोगे, इसके साथ में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। रन के साथ में फॉलोइंग अटैचमेंट। मुझे बताओ, ये नई LLP है या पुरानी? नई LLP में आपको रन के साथ कुछ लगाना था क्या, अटैच करना था क्या? नहीं, लेकिन इसमें लगाना है पार्टनर्स की कंसेंट। पार्टनर्स की कंसेंट लगाओ, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 2, एग्जिस्टिंग LLP एग्रीमेंट। और पॉइंट नंबर 3, अगर इस नाम का किसी के पास ट्रेडमार्क है तो आपने उससे क्या ली होगी? NOC। तो वो ट्रेडमार्क की कॉपी साथ में उससे ली हुई NOC। तो ये भी कोई कंपल्शन अटैचमेंट नहीं है, होगा तो ही करोगे ना ऐसा। बेसिक अटैचमेंट्स आर 2, पार्टनर्स की कंसेंट, LLP एग्रीमेंट। ठीक है। पर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम मैच होता हो तो उसकी NOC ले लो। अगर वो आपकी ग्रुप की कंपनी तो NOC दे देगी। ट्रेडमार्क से नाम मैच होता हो तो वो कंसेंट देने तो कर लेना, NOC लगा दो उनकी, ये अटैच होता है। अब अगर आपका रन अप्रूव हो गया तो मतलब वो आपके नाम से सेटिस्फाइड है। अब आपको नेम चेंज के लिए क्या फाइल करना है? LLP 5 में। फिर पूछ रहा हूं, तो LLP 3 क्यों था? सॉरी, रन क्यों था? नेम के लिए, नेम अप्रूव करवाने के लिए। तो LLP 5 क्यों है? चेंज इन नेम का अप्लाई करने के। अब आपको फाइल करना है LLP 5। ये है नोटिस टू चेंज द नेम। नेम चेंज करने के 30 दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल करना है। ROC को सब कुछ ठीक लगता है तो अप्रूव कर देंगी। अगर नाम अप्रूव हो गया, फॉर्म अप्रूव हो गया, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, न्यू COI। और उसके बाद आप फाइल करें। जल्दी बताओ क्या फाइल करोगे? LLP 3 फॉर्म 3 फाइल करना। अब सप्लीमेंट्री LLP एग्रीमेंट। तो यहां प्रोसेस क्या है? पार्टनर्स की मीटिंग बुलाओ, उसमें रिजोल्यूशन पास करवाओ नेम चेंज का, फिर फाइल करो रन, फिर फाइल करो फॉर्म 5, और फिर फाइल करो फॉर्म 3। तो रन है नेम अप्रूवल के लिए, 5 है चेंज के अप्लाई करने के लिए, और 3 है नए एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग। रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग। LLP अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकती है। भले ही मैंने टेबल 3 बनाई हुई है कॉलम, बट सही बताऊं तो कॉलम 2 ही हैं, ये एक ही कॉलम है। प्रोसेस केवल एक बार ही अलग है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, बाकी सब जगह सेम है। जबकि याद करो, कंपनी में 4 प्रोसेस है। विद इन द सिटी, आउट ऑफ द सिटी, विद इन सेम ROC, विद इन सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट बट डिफरेंट ROC, इन वन स्टेट टू अनदर। यहाँ शुरुआत की 3 चीजों में तो प्रोसेस सेम है। इंदौर से इंदौर, इंदौर से भोपाल, और पुणे से मुंबई। जहाँ ROC अलग अलग है लेकिन स्टेट सेम है, LLP में तीनों में प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या है? पार्टनर्स की मीटिंग बुलाओ, पार्टनर्स की कंसेंट लो, और फॉर्म 15 फाइल कर दो। इतना ही है। कौन सा फॉर्म आएगा? फॉर्म 15। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो क्रेडिटर्स की भी कंसेंट लेनी है और न्यूज़पेपर में नोटिस भी देना। यही चेंज है बस। तो ये दोनों कॉलम सेम है, मतलब एक ROC से दूसरी ROC तक भी प्रोसेस सेम है। प्रोसेस बदलेगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट। ठीक। तो कॉल एंड होल्ड मीटिंग ऑफ द पार्टनर, पास द रिजोल्यूशन फॉर द सेम, और फिर LLP 15 फाइल कर दो। तो प्रोसेस क्या है? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड। सिक्योर्ड क्रेडिटर की कोई कंसेंट नहीं चाहिए। और क्या फाइल करना है? चेंज से जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ वहां से 30 दिन में LLP 15 पब्लिक नोटिस देना है।
नहीं देना। तो LLP 15 किस बात का फॉर्म है? एड्रेस चेंज का। क्या फॉर्म 3 भी फाइल होगा वापस से? यस, क्योंकि LLP एग्रीमेंट ऑल्टर होगा, इसमें एड्रेस भी लिखा होता है। ठीक, अरे ठीक है। क्या क्या चाहिए? फॉर्म 15 के साथ में क्या क्या लगेगा? सारे पार्टनर्स की कंसेंट, सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट, रिजोल्यूशन की कॉपी, एडवर्टीजमेंट की कॉपी, नए रजिस्टर्ड ऑफिस के बिल। अब मैं कह रहा हूं क्या जरूरी है पांचों के पांचों लगे? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 नहीं लगेगा। कब? स्टेट अगर सेम है तो। अरे क्लियर है? तो फिर अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखें? पहली स्टेप लिखें, कॉल एंड होल्ड द मीटिंग ऑफ द पार्टनर एंड पास द रिजोल्यूशन फॉर द चेंज ऑफ एड्रेस। पॉइंट नंबर 2, फाइल फॉर्म 15 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन विद द फॉलोइंग अटैचमेंट। अब बताओ फॉर्म 15 के अटैचमेंट क्या होंगे? शुरुआत की 3 अगर स्टेप्स हैं विद इन द स्टेट वाली, पार्टनर्स की कंसेंट, पार्टनर्स की कंसेंट और नए एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट होते हैं? रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, यूटिलिटी बिल की कॉपी। और अगर ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट है तो डॉक्यूमेंट सारे आ जाएंगे। क्रेडिटर की कंसेंट भी आएगी, न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी आएगी। तो वहां 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगी। कंसेंट ऑफ पार्टनर चाहिए, कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिट। कौन होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? बैंक एटसेट्रा जिन्होंने लोन दिया है लेकिन बदले में कुछ असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट। फाइल वही करना है फॉर्म 15, लेकिन न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना है। एक न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना, केवल एक। फॉर्म 15 फाइल करने से 21 दिन पहले, यही नया प्रोविजन है। न्यूज़पेपर में नोटिस देना कंपलसरी है अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रहे। ठीक, नेक्स्ट डिस्कशन। तो ये, और क्या LLP 3 भी फाइल करोगे इन सबके बाद? एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ एल, आज तो आपको मैं ये पूरा पढ़ा सकता हूं। एनुअल कंप्लायंस, रीजन क्योंकि पहले हम ये छोड़ देते थे इनकम टैक्स रिटर्न कि पहले इनकम टैक्स पढ़ लो। अब आपने पढ़ा है, इन्होंने सेकंड ग्रुप पढ़ा है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 पढ़ा है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जिन लोगों का ऑडिट होना है 30 सितंबर, जिनका नहीं होना है 31 जुलाई। तो वही लिखा हुआ है यहाँ। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनुअल कंप्लायंस LLP में कितने हैं? 3। एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न। पहला है एनुअल रिटर्न, फॉर्म कौन सा? फॉर्म 11। कब फाइल करना है? 30 जून तक, 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो डेट क्या आती है? सॉरी, 30 मई, अप्रैल और मई। तो 30 मई तक फाइल करना है एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर तब तक ऑडिट ही नहीं हुआ तो एनुअल रिटर्न के लिए ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ईयर फॉर्म 11 फाइल करना है एनुअल रिटर्न। बताओ क्या लिखते होंगे एनुअल रिटर्न में? क्या कंटेंट होता होगा फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न में? आपके मैनेजमेंट अफेयर्स की समरी, ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ, कोई पार्टनर गया क्या, एड्रेस चेंज हुआ क्या, कोई नए पार्टनर आए क्या, कोई ऑब्जेक्ट चेंज किया क्या, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी हुए, समरी ऑफ द मैनेजमेंट अफेयर। अगर इस LLP का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है, अदरवाइज LLP का जो फॉर्म है 11 वो आप सेल्फ सर्टिफाई कर लो। लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और कैपिटल 50 लाख से ज्यादा, इस फॉर्म को किसी प्रैक्टिसिंग CS से सर्टिफाई करवाना। 2 बातें हैं, कब फाइल करना है, किस कब फाइल करना है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इन फॉर्म 11 लिखा होता है समरी ऑफ द मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द, सेल्फ सर्टिफाइड है, डायरेक्ट पार्टनर खुद साइन कर दें इस फॉर्म पर, खुद की DSC लगा दें। लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, कैपिटल 50 लाख से ज्यादा, दोनों में से एक भी हो जाए, इसको आपको सर्टिफाई करवाना है प्रैक्टिसिंग CS से। ठीक है, आगे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी।
उसका मतलब होता है बैलेंस शीट अकाउंट्स। हर साल फाइल करनी है, साल खत्म होने से 6 महीने में, नहीं 7 महीने में, टेक्निकली 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर ड्यू डेट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। 30 मई ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की। द डाउट इज क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होंगे? ऑडिटेड भी हो सकते हैं, अनऑडिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन फाइल करना कंपलसरी है। कब होगा कंपलसरी ऑडिट करवाना? अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाए या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो जाए। तो 30 अक्टूबर तक आपको फॉर्म 8 फाइल करना है हर बार, चाहे ऑडिट हुआ हो नहीं हुआ हो। अगर इससे ज्यादा टर्नओवर या कैपिटल है तो साथ में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करना, नहीं है तो अनऑडिटेड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है। इन दोनों फॉर्म के नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी आप ऑलरेडी जानते हो, 100 रुपी पर डे पर फॉर्म। नेक्स्ट लास्ट कंप्लायंस, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, कंपलसरी है। चाहे एलएलपी में प्रॉफिट हो ना हो, टर्नओवर हो ना हो, लॉस हो, हमेशा फाइल करना कंपलसरी है। कब भरना है इनकम टैक्स रिटर्न? एक एलएलपी जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट होती है, अगर ऐसा है तो 30 सितंबर। अगर ऑडिट नहीं होती है तो 31 जुलाई। अभी बीच वाला आप नहीं याद कर पाओगे। अगर आप पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, आई थिंक आपको ट्रांसफर प्राइसिंग इनकम टैक्स में नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो 30 नवंबर तक करना है, तो इसको आप हटाएं। नॉर्मल डेट इज 31 सितंबर अगर ऑडिट का हुआ है, नहीं हुआ है तो 30 सितंबर वहां, और अगर नहीं हुआ है तो 31 जुलाई। 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अगर आपका क्या हुआ है ऑडिट की हर जगह। थर्ड कंप्लायंस इज इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपको हमेशा भरना है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, बिजनेस स्टार्ट हुआ हो नहीं हुआ हो, एलएलपी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। मैटर खत्म। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वाइंडिंग अप ऑफ एलएल। पढ़ लेते हैं, 10 मिनट में चैप्टर खत्म करते हैं। एलएलपी वॉलंटरी भी वाइंड अप हो सकती है खुद की इच्छा से भी, और कंपलसरी ट्रिब्यूनल भी वाइंड अप कर सकता है। मुझे बताओ, हमको खुद को इच्छा है एलएलपी वाइंड अप करने की, कौन से रिजोल्यूशन पास करवाएं? पार्टनर से। इफ एलएलपी हैज टू इंटीमेट इनिशिएट वाइंडिंग अप वॉलंटरी, देन एलएलपी मस्ट पास अ रिजोल्यूशन टू वाइंड अप द एलएलपी विद अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 3/4 पार्टनर्स। हाँ, माइट बी पॉसिबल जब मैंने ओरिजिनली ये चैप्टर पढ़ाया हो तब ये नहीं पढ़ाया था टॉपिक, नहीं पढ़। 3/4 मेजोरिटी पार्टनरी कंसेंट लेकर एलएलपी को वाइंड अप किया जा सकता है। अगर एलएलपी में लेंडर है, लेंडर मतलब कौन? जिन्होंने लोन दिया हुआ है, चाहे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, तो उन सारे लेंडर्स की कंसेंट लेना, लेंडर्स की कंसेंट। और इन फॉलोइंग सिचुएशन में आपके एलएलपी को ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर देगा। इन सिचुएशन में ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है आपके एलएलपी को, वॉलंटरी या कंपलसरी? वॉलंटरी या कंपलसरी? ट्रिब्यूनल कर रहा है मींस कंपलसरीली आपको वाइंड अप कर देगा। आप अप्लाई करवा के तो वाइंड अप करवा ही सकते हो, ट्रिब्यूनल भी इन फॉलोइंग सिचुएशन में आपको वाइंड अप कर सकता है। पहली सिचुएशन क्या? बहुत नॉर्मल चीजें हैं। पहली सिचुएशन, एलएलपी खुद डिसाइड करे कि हमको ट्रिब्यूनल से वाइंड अप करवाना है, मतलब तो वॉलंटरी वाइंड अप हो गया, तो एलएलपी की खुद की इच्छा है। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम पार्टनर से कम पार्टनर हो गए और ऐसा चलते हुए, तो एनसीएलटी खुद आपको बोलेगा हम आपको वाइंड अप कर रहे हैं। अलग बात है कि इतने टाइम तक की लाइबिलिटी के लिए रिमेनिंग एक पार्टनर होल सोल रिस्पॉन्सिबल होगा। एलएलपी खुद चाहे वाइंड अप होना, बहुत बेसिक बात। दूसरा, 6 महीने से ज्यादा हो गए, एक ही दो ही पार्टनर से कम है एलएलपी में। तीसरा प्रोविजन, एलएलपी ने अगर काम किया है अगेंस्ट द इंटीग्रिटी या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के खिलाफ काम किया है, स्टेट सिक्योरिटी के खिलाफ, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ काम किया,
5 साल तक अगर नॉन कंप्लायंस किया है, समझते हो नॉन कंप्लायंस किस चीज का, एनुअल रिटर्न का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फाइलिंग है फॉर्म 8 फॉर्म 11, कंटिन्यूअसली 5 साल तक अगर आपने अपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, एनुअल फाइनेंशियल फाइलिंग नहीं की, एनुअल फाइलिंग, एनसीएलटी आपको वाइंड अप कर सकते हैं। और लास्ट, कोई भी रीजन, कोई भी रीजन, कोई भी रीजन मतलब अगर ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है कि इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप द एलएल, इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप द एलएलपी, इसका मतलब बताओगे बेटा? एक ही नाम से बहुत सारे लोग हैं, कौन हो आप? हाँ, अगर ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इज जस्ट एन इक्विटेबल, उनको लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग इसको बंद कर देना चाहिए, जस्ट एन इक्विटेबल का मतलब उनको लगता है, उनका ओपिनियन है। तो देखो ऊपर के 3 ढंग से सोचो, नॉन कंप्लायंस है, मिनिमम से कम पार्टनर, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम किया कंट्री के, स्टेट के, सिक्योरिटी के, और 5 साल से ज्यादा हो गया एनुअल फाइलिंग नहीं की। फाइन देना पड़ेगा ना वंशिका, जो नॉन फाइलिंग चल रही है उनके फाइन के साथ ही फाइलिंग हो। और या एलएलपी खुद वाइंड अप करवाना चाहे या इट इज जस्ट एन इक्विटेबल। अब एक डाउट है सर, नोट से सफिशिएंट है पढ़ना या मॉड्यूल भी पढ़ना है? ये सफिशिएंट है, मैंने सब पढ़ लिया है मॉड्यूल। आप तो केवल एक काम करें कि नोट से पढ़ने के बाद 5 मिनट निकाल के मॉड्यूल पलटा लें, कुछ चीजें अलग होंगी दिख जाए अगर तो देख लो, बस इतना जरूर करता। मैटर खत्म वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप किसके थ्रू ही होगा? ट्रिब्यूनल के थ्रू ही। वाइंडिंग अप वॉलेंट्री भी हो सकता है, बट ट्रिब्यूनल कंपलसरी भी हो सकता है। 2 केसेस हैं, ये भी पढ़कर खत्म कर। स्वर्णा पद्मे कंसल्टिंग एलएलपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का डिसीजन। मैटर क्या है? ये ना एक बिजनेस करती थी, फैंग शुई कंसल्टेंसी यूज्ड इन डिजाइनिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए वो कंसल्टेंसी नहीं होती है, वास्तु शास्त्र, फैंग शुई जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कंसल्टेंसी देती थी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। इसने अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए 2016 और 17 के लिए, प्रॉफिट भी नहीं था इनको क्योंकि ये फाइलिंग नहीं की गई। इसके आरओसी को लगा कि एलएलपी क्या हो गई है, डिसकंटिन्यू, तो उन्होंने इसको स्ट्राइक ऑफ करने का नोटिस भेज, स्ट्राइक ऑफ समझते हो, बंद करने का नोटिस भेज दिया। सुनो आप, मैटर क्या हुआ इस कहानी को ऐसे समझ लो, एक एलएलपी है, बिजनेस बिजनेस तो भाड़ में जाने दो, एक एलएलपी है, 2 साल उसने कंप्लायंस नहीं किया, फाइलिंग नहीं की, एनुअल फाइलिंग, तो उन्होंने उसका स्टेटस एक्टिव कंपनी की जगह डिफंक्ट कर दिया, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया, डिफंक्ट कर दिया, इनएक्टिव एलएलपी कर दिया। अब जैसे ही इस एलएलपी को पता चला, इसने बोला कि ठीक है हम क्या कर देते हैं, नॉन कंप्लायंस को गुड कर देते हैं ना। अरे हाँ या ना? तो इन्होंने फॉर्म फाइल कर दिए, फॉर्म 8 फॉर्म 11 जो पेंडिंग थे। जब ये फॉर्म फाइल करने गए तो पता चला कि हमारी कंपनी का स्टेटस एक्टिव की जगह क्या कर दिया है, डिफंक्ट, डोरमेंट। एलएलपी ने आरओसी को अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया कि हमारा स्टेटस बदलो और अब हम नॉन कंप्लायंस सही करना चाहते हैं, देंगे ना पेनल्टी? अरे यही करवाओगे ना। आरओसी से कोई रिप्लाई नहीं आया, ये उठकर कोर्ट पहुंच गए। आप बताओ कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट ने आरओसी को कहा कि वो कंप्लायंस करने के लिए रेडी है, क्या स्टेटस तो बदलो, तभी तो वो फॉर्म फाइल कर पाएगा, आप रिस्पॉन्ड तो करो। तो आरओसी ने क्या कहा, इट इज द ड्यूटी, कोर्ट ने, इट इज द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द आरओसी रेस्पोंडेंट जिसके खिलाफ केस लगाया टू कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पिटिशनर एलएलपी इन पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर टू चेंज द स्टेटस ऑफ एलएलपी बैक टू एक्टिव, एक्टिव में कन्वर्ट करो उसको।
अरे ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। 5 साल में भी अगर एक्टिव, एक्चुअली क्या, डोरमेंट कंपनी के प्रोविजन ना कंपनीज एक्ट में अवेलेबल है, एलएलपी में नहीं है, इसलिए वर्ड भी डोरमेंट नहीं लिखा, डिफंक्ट लिखा हुआ है, कुछ होता नहीं है। इनएक्टिव एलएलपी डिक्लेयर कर दिया उसको बस। अगर कंपनी भी होती तो 5 साल में एक्टिव में कन्वर्ट करवा लो, अदरवाइज स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी वो भी, वापस थोड़ी रिवाइव हो जाएगी, स्ट्राइक ऑफ हो जाती है वो भी। 5 साल में अगर डोरमेंट से एक्टिव में कन्वर्ट नहीं कराया तो कंपनी बंद कर देंगे। ठीक है, आगे आते हैं, लास्ट पॉइंट, सोजिन फ्लोरा फार्मा एलएलपी वैसे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ, बहुत बढ़िया, रिवीजन के बाद अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया। सुनिए, यही इंटेंशन है रिवीजन का। लास्ट केस, एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हुई, क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है? वो पार्ट 21 कंपनी, नॉन कंपनी कंपनी में कन्वर्ट होने की प्रोविजन अवेलेबल है कन्वर्जन वाले चैप्टर में, तो एक पार्टनरशिप फर्म भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सोजिन फ्लोरा फार्मा एक पार्टनरशिप फर्म थी, इसको ये कन्वर्ट करवाने का एलएलपी में, और कन्वर्ट हो गई। मुझे बताओ, कन्वर्जन के बाद सारी एसेट और लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की जो थी वो किसकी बन जाएंगी? एलएलपी की। तो वहां सपोज करो कोई लैंड और बिल्डिंग भी थी उस फर्म में, तो वो किसकी बन गई? एलएलपी की। अब क्या इसके नाम से रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी? तो रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार गए लैंड बिल्डिंग वाले रजिस्ट्रार्स के पास कि सर ये सोजिन फ्लोरा फार्मा पार्टनरशिप फर्म की जगह इस पे लिख दो सोजिन फ्लोरा फार्मा एलएलपी। उसने बोला स्टाम्प ड्यूटी दो। असेट बेचने पे तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, एक से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करवाऊंगा तो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इन्होंने बोला किस बात की स्टाम्प ड्यूटी? अच्छा क्यों नहीं देना चाहते ये? बोले बेच थोड़ी रहे हैं, फर्म का कन्वर्जन है एलएलपी में। अच्छा आपको क्या लगता है बताओ, क्या स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए कन्वर्जन के केस में भी। कन्वर्जन का फर्क मतलब एडवांटेज क्या हुआ? वो कोई नया एंटिटी थोड़ी है, एग्जिस्टिंग ही तो कन्वर्ट होकर आई है। कोर्ट ने डिसीजन दिया इन द फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कहते हैं वहां वो पार्टनरशिप फर्म थी, और पार्टनरशिप फर्म में ओनर पार्टनर ही रहते हैं, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो टेक्निकली वो प्रॉपर्टी पार्टनर की है। और यहाँ ये एलएलपी की है, और एलएलपी सेपरेट एंटिटी है, एलएलपी और पार्टनर अलग अलग हैं, इसलिए टेक्निकली दिस इज ट्रांसफर ऑफ द असेट फ्रॉम पार्टनर्स टू द एलएलपी, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो आज की डेट में चूंकि देश में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो है नहीं, इसलिए आज की डेट में फाइनल क्या है कि अगर कोई फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हुई और अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी उधर से उधर गई, तो स्टैम्प ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पे करने की। पढ़ लेते हैं केस। In 2005, the petitioner was registered as a partnership firm in the name and style of Messer Sozin Flora Pharma, according to Indian Partnership Act. 2016 में फर्म कन्वर्ट की गई एलएलपी में विद द नेम ऑफ सोजिन फ्लोरा फार्मा एलएलपी, और इस नाम से रजिस्टर्ड करवा दी गई। स्टेट रेवेन्यू ने मांगा स्टैम्प ड्यूटी, क्या असेट का ट्रांसफर हो रहा है फर्म से एलएलपी को, तो स्टैम्प ड्यूटी दो। पेटिशनर ने बोला कि एलएलपी में जब ये कन्वर्ट होगी तो जो फर्म की प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगी, इसलिए ट्रांसफर थोड़ी है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कंटेन किया गया कि एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम डेट ऑफ इट्स पार्टनर, hence the conversion amounts to change of legal rights। कन्वर्जन की वजह से लीगल राइट चेंज हो रहे हैं। हाँ ठीक है, सुनो अब फिर कह रहा हूं, एलएलपी ने क्या आर्ग्यूमेंट किया, फर्म ने क्या आर्ग्यूमेंट किया कि क्यों देना स्टैम्प ड्यूटी? हमने ट्रांसफर किया है या कन्वर्ट किया है? कन्वर्ट किया है, कोई एसेट भी किया है क्या? नहीं।
वो रेवेन्यू वाले क्या बोल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर क्या बोल रहे हैं कि भैया वो तो पार्टनरशिप फर्म थी, वहां तो पार्टनर के नाम पर होता है सब, ये एलएलपी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, और ये पार्टनर और एलएलपी अलग, इसलिए ये तो हम तो ट्रांसफर ही मानेंगे। ये इनका आर्ग्यूमेंट। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या, आप सोचो अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात मान लें तो सब पर स्टाम्प ड्यूटी लगे फॉर्म का एलएलपी में कन्वर्जन पर। मैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट कह रही है ये, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है, आज की नहीं सालों की लड़ाई है ये। मैं आपको बोल रहा हूँ भले ही ये यहाँ डिसीजन ऐसा आ गया, आज भी आप एमपी में भी अपनी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में या एलएलपी को प्राइवेट, ये तो अलग पॉइंट है, ये है फर्म चेंज हुई एलएलपी में, फर्म कन्वर्ट हुई एलएलपी में, ये वो केस को अलग हटो। आज भी एमपी में आप प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में, एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करो, लैंड बिल्डिंग हो अगर एलएलपी और कंपनी में, बकायदा स्टैम्प ड्यूटी मांगते हैं। बहुत बड़ा ये एक लड़ाई है बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी एंड प्रोफेशनल्स, नहीं मानते। अब आपका डाउट आएगा सर आज की डेट में तो ये लॉ बन जाना चाहिए ना, नहीं बनेगा क्योंकि डिसीजन क्या सुप्रीम कोर्ट का है। तो हाँ, पैसे लेने का एक तरीका है, कोर्ट का डिसीजन क्या, कोर्ट ने कहा, ध्यान से सुनना, कोर्ट ने कहा कि बिजनेस करने वालों के लिए कन्वर्जन अपने आप में क्या है, एक लीगल राइट, इसी को उन्होंने एक्सरसाइज किया है। कोर्ट हेल्ड दैट कन्वर्जन इज अ लीगल राइट। आपने खुद ने तो प्रोसेस लिखी हुई है लॉ में कि कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्जन लीगल राइट। दूसरी बात, कन्वर्ट करने से कन्वर्ट करने की वजह से क्या ऑनरशिप चेंज हुई है, नहीं। ऑन कन्वर्जन क्या कन्वर्जन अमाउंट टू ट्रांसफर, नहीं। इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता स्टाम्प ड्यूटी लेने का। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, स्टेट अथॉरिटीज चाहती है स्टाम्प ड्यूटी लगे, मेरी गलत हो जाएगा, और ये आज भी कई जगह गलत हो रहा है। एक्चुअली सही बताऊं अथॉरिटी तो क्या बोलते हैं, एबीसी लिमिटेड की जगह एबीसी एलएलपी लिखना है ना, नाम चेंज हो गया ना, हमारे अकॉर्डिंग तो ये प्रॉपर्टी गई किसी और के पास। उनको समझ नहीं आ रहा आज तक कन्वर्जन, एक्चुअली समझ में आ रहा है, चाहते नहीं समझना क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी नहीं हटेगी ना फिर। तो उन्होंने कहा कन्वर्जन लीगल राइट है, इसकी वजह से कोई ऑनरशिप चेंज नहीं हुई है, ये कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है असेट का, इसलिए आप स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज नहीं कर सकते। आज की डेट में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी की वजह से स्टैम्प ड्यूटी लिख कर आना, ये कोर्ट का डिसीजन। पर मैं तो कह रहा हूं नहीं हो सकता, मैं तो कह रहा हूं अगर नॉर्मल भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाए और स्टैम्प ड्यूटी का पूछें तो क्या लिख कर आना, इस केस का रेफरेंस कि एक केस में जब फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हुई तो उन्होंने मना किया, दूसरा रेफरेंस लॉजिकल रेफरेंस कि कन्वर्जन कभी भी ट्रांसफर थोड़ी है तो क्यों लगा रहे हो, है ना। और फिर तीसरी चीज जरूर लिख कर आना कि अल्दो इन सर्टेन स्टेट्स आज भी अथॉरिटीज स्टैम्प ड्यूटी मांगती हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रोविजन अंडर द एक्ट एंड ड्यू टू लैक ऑफ जुडिशियल क्लैरिटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा कोई जजमेंट नहीं है अब तक। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।